मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग भूगोल विषय में अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल इसे हम पढ़ेंगे। ये नया अध्याय है। इससे पहले हम लोग भूगोल विषय में पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जाने थे कि पृथ्वी जो है इसमें पृथ्वी जो है 2 गोलार्ध में किस प्रकार की यहाँ की वातावरण है, यहाँ पर जीवन क्यों संभव हो पाया है। बहुत सी चीजें जो है हम लोग इस मतलब अध्याय 1 अध्याय 2 इसमें हम लोग पढ़े थे। आज की जो है इस अध्याय में हम लोग ये पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल है, किस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन संभव हो सकता है और इन पर ये जो परिमंडल है वो कैसे एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे पर निर्भर होने के साथ साथ ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, पृथ्वी पर कौन कौन से ये परिमंडल है, ये सारी चीजें हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। ठीक है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल पाया जाता है, वायु पाया जाता है और हवा पाई जाती है। ठीक है, जल भूमि पाया जाता है, जल पाया जाता है और वायु पाई जाती है। लेकिन क्या ऐसा ही अन्य ग्रहों में है? अगर अन्य ग्रह हैं तो वहां पर अगर भूमि है तो जल नहीं है और जल के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जल है तो वायु नहीं है, वायु के बिना भी जीवन जो है संभव नहीं है। और लेकिन पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर ये सारी चीजें उपलब्ध है। इसी के कारण से यहाँ पर जीवन जो है संभव हो सका है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। पृथ्वी की जो सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक जो है आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये जो घटक है ये आपस में मिलते हैं और साथ में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, ऊपरी सतह जिस पर हम रहते हैं, उसी को ही भूमंडल कहा जाता है। गैसों की परतें और जो गैसों की परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, यानी कि पृथ्वी पर जो गैसों का आवरण है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। और ये जो वायुमंडल है विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, यानी कि विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर के वायुमंडल जो है बना हुआ है। और वो विभिन्न गैसों में क्या क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा अन्य गैसें भी वायुमंडल में मौजूद है। लेकिन इसमें सबसे अधिक मात्रा अगर किसी गैस की पाई जाती है तो वो है नाइट्रोजन गैस और उसके बाद में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जानते हो, हम श्वास के द्वारा ऑक्सीजन गैस जो है ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है श्वास के द्वारा छोड़ते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर वायुमंडल हो गया, पृथ्वी का अब बहुत बड़ा भाग जो है वहां पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल तथा जलवाष्प सम्मिलित है। जलमंडल में क्या होता है? जल जो है यानी कि जल की सभी अवस्थाएं कहने का मतलब क्या होगा? जल जो है बर्फ के रूप में भी पाया जाता है और जल के रूप में भी पाया जाता है और जलवाष्प के रूप में भी मौजूद है। तो जीवमंडल का एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल तथा हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब जीवन मंडल, यहाँ पर भूमंडल जान गए, वायुमंडल जान गए, जलमंडल जान गए, उसके बाद आता है जीवमंडल। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल जो है एक सीमित क्षेत्र है और जहाँ पर स्थल, जल, हवा यानी कि भूमंडल भी रहेगा, वायुमंडल भी रहेगा और जलमंडल, ये पूरा जो है एक साथ मिलते हैं जहाँ पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, यानी कि वायु में भी बहुत से जीव जो है रहते हैं, जल में भी बहुत से जीव रहते हैं, थल में भी बहुत से जीव रहते हैं और इसी को ही जीवमंडल कहा जाता है। इसके बाद अब हम लोग इसका विस्तार से इसको जानते हैं कि भूमंडल क्या है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्ल पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जीवों के लिए पोषक तत्व किस प्रकार से पाए जाते हैं? क्योंकि जो भी खेती का कार्य है, पेड़ पौधे जो है ना, इसी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वहीं पर इसे उगाया जाता है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है।
बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पृथ्वी का सतह जो है उसको दो भाग में बांटा गया है, जलमंडल और स्थलमंडल। हम लोग तो पाठ में अभी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो स्थलीय भाग का जो बहुत बड़ा भूभाग है उसको हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं, और जहाँ पर यानी कि ये स्थल भाग का जो बहुत बड़ा भाग है जहाँ पर जल पाया जाता है उसको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप लोग अगर एटलस में देखेंगे तो एटलस में आपको सभी महासागर जो है आपस में जुड़ा हुआ यानी कि एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देंगे। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आपकी बुक में देखिए 5.1 चित्र दिया हुआ है, उसमें विश्व का मानचित्र दिया है। उसमें आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सभी महासागर जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? और ये जो स्थल भाग है क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? इस चित्र के माध्यम से हम लोग यानी कि नक्शे के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से हम लोग इसको जान सकते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्री जल का तल जो होता है यानी कि जो नीचे का हिस्सा, जल का ऊपरी सिरा होता है, नीचे का जो तल वाला भाग होता है, सभी जगह वह समान होता है, चाहे वो कहीं का भी महासागर क्यों न रहे, वहां पर उसका जो तल रहेगा वो सभी जगह का समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है। और स्थल की ऊंचाई को कैसे, यानी थल भाग को अगर मापना रहेगा तो समुद्र तल से उसको मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। जो समुद्र का तल जो होता है उसको शून्य माना जाता है और स्थल भाग से उसको मापा जाता है, इसको शून्य के रूप में लिया जाता है। जैसे आप लोग स्केल में देखते हो कि सबसे पहले शून्य लिया रहता है और शून्य से ले करके आप लोग उसे मापते हो, वैसे ही स्थल भाग के अगर ऊंचाई को अगर मापना होता है तो जो समुद्री भाग होता है यानी कि महासागरीय भाग होता है उसका तल को शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वह माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 8,848 मीटर ऊंचा है, इसको याद रखेंगे। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? ठीक है, पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा भाग है यानी कि जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है वो सबसे ऊंचा पर्वत है ना, सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन ऊंचाई के साथ में हमको गहराई भी मालूम होना चाहिए। तो सबसे गहरा भाग अगर पूरे विश्व का हम लोग देखें, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत अगर यहाँ पर देख रहे हैं, उसकी ऊंचाई देख रहे हैं समुद्र तल से, तो 8,848 मीटर यहाँ पर ऊंचा बताया जा रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हम विश्व का सबसे गहरा भाग अगर देखा जाए तो उसमें आएगा प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में जो है मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि उसकी पृथ्वी की सबसे ऊंचे भाग और सबसे गहराई वाले भाग दोनों को हम लोग देखें। अब देखते हैं महाद्वीप। महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी पर प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी पर प्रमुख 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर प्रमुख 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है, यानी कि जल भाग के द्वारा, जलीय भाग के द्वारा जो है एक दूसरे से ये महाद्वीप जो है अलग अलग हैं। और ये महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जिस महाद्वीप में हम रहते हैं, एशिया महाद्वीप में ही भारत है। एशिया महाद्वीप में हम रहते हैं। यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप जो हैं हमारे विश्व में पाए जाते हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग, यानी कि स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, यानी कि स्थलीय भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पाया जाता है और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जो है जलीय भाग ज्यादा पाया जाता है। अब हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि 7 महाद्वीप होते हैं, तो 7 महाद्वीपों में हम लोग सभी महाद्वीपों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर देते हैं।
एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जिस महाद्वीप में आप रहते हो वह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का जितना भी मतलब कुल क्षेत्रफल जो है पृथ्वी का, उसका 1/3 भाग में ये फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और एशिया महाद्वीप जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जानते ही हो कि कर्क रेखा जो है एशिया महाद्वीप साथ में भारत के मध्य से भी होते हुए गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है और जो इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक है, यूरोप से अलग करने यूराल पर्वत से एशिया महाद्वीप जो है यूराल पर्वत के द्वारा अलग होती है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरोप धन एशिया कहा जाता है। यानी कि यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग, यानी कि जहां पर यूरोप और एशिया का जो आपस में उसकी सीमा जो मिलती है और जो कि उसको यूराल पर्वत के द्वारा अलग किया जाता है, उसी भाग को जो है यूरेशिया कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप जो है एशिया का सबसे छोटा, बहुत छोटा है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। कौन सा वृत्त गुजरता है? आर्कटिक वृत्त जो है इससे होकर गुजरता है। जैसे कि एशिया महाद्वीप से यहाँ पर कर्क रेखा जो है गुजरती है, वैसे ही आर्कटिक वृत्त जो है यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। याद रखेंगे कि यूरोप महाद्वीप जो है 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाओ। विश्व के मानचित्र को देख करके हम इसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी कि एशिया महाद्वीप के बाद में दूसरे स्थान में बड़े महाद्वीप के रूप में अफ्रीका आता है। विषुववृत्त या शून्य अंश अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में है। और चित्र 5.1 को देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगर आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखा कर्क, मकर और विषुवत रेखा तीनों रेखा जो है गुजरती है, तो आपको याद रखना होगा कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त जो है तीनों रेखाएं जो है गुजरती हैं। अगर एशिया महाद्वीप का पूछेगा कि एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा। यूरोप महाद्वीप का पूछेगा तो आर्कटिक वृत्त बताएंगे और अफ्रीका का तो ये तीनों रेखा जो है इससे होकर के गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। अब सहारा के बारे में आपको सहारा मरुस्थल इसके बारे में सुने ही होंगे। तो ये जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा है और चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र में आप इसको देख सकते हैं। और देखें, और इसमें आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी, याद रखेंगे इसको कि विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। अफ्रीका के मानचित्र में हम लोग देखेंगे कि कर्क और मकर रेखा और विषुवत वृत्त जो है इसके किन किन भागों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर जैसे मैं ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसके आगे जो बचा हुआ है उसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।